देखिए एंड्रॉयड में भी आप लोगों ने भी और हमने भी डिस्कस कर लिया है बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे बेसिक लेआउट, है ना। और लेआउट के बाद आपने शायद कुछ व्यू वगैरह, मतलब ओवरऑल डिज़ाइनिंग करना आपको आ गया है ना। आपका नाम क्या है? संदीप। संदीप से मैंने डिस्कस किया था कि भाई आप हम क्या करेंगे, कोई एक एप्लीकेशन लेके चलेंगे और एप्लीकेशन को लेके जितने भी हमारे रिमेनिंग टॉपिक है ना उन टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, ये हमारा पर्पज़ था। तो इसमें क्या कहानी थी कि देखिए कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनता है तो हर एप्लीकेशन में क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब एंड्रॉयड से हट के करना पड़ता है। जैसे जैसे अगर सपोज़ करो कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन आप बना रहे हो, है ना, कोई ऐप बना रहे हो। चलो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलेंगे ऐप का। तो अगर हम कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं लाइक फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन में क्या होता है, जब आप ऐप को ऑन करते हो तो वहाँ पे बहुत सारा डेटा आता है ना। कि जैसे आप देखते होगे कि जैसे आपने क्लिक करा, बहुत सारे प्रोडक्ट की डिटेल आ गई। तो वो जो प्रोडक्ट की डिटेल होती है वो कहाँ से आती है? दीक्षा, कहाँ से आती होगी वो? वो डिटेल आती है बेसिकली सर्वर से उठ के, है ना। सर्वर से आती है, डेटाबेस से आती है। तो वहाँ डेटाबेस इन्वॉल्व हो जाता है, सर्वर इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है ना। एक्चुअली डेटा कभी सर्वर पे नहीं होता, डेटा हमेशा डेटाबेस के अंदर होता है। ठीक है। तो एंड्रॉयड के अंदर तो अपना खुद का डेटाबेस है ही ऑलरेडी, जिसको बोलते हैं एसक्यूएलाइट डेटाबेस। तो अगर एंड्रॉयड का एसक्यूएलाइट डेटाबेस की बात करें तो वो आपके फ़ोन के लिए लिमिटेड होता है। समझ में आ रहा है? देखिए एंड्रॉयड के अंदर स्टोरेज मीडिया होता है। अगर आप गूगल करके यहाँ पे टाइप करोगे कि भाई एंड्रॉयड के अंदर स्टोरेज मीडिया कौन कौन से होते हैं, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा एंड्रॉयड स्टोरेज, है ना, स्टोरेज मीडिया। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। और इसकी डेवलपर की साइट पे ही जाके आप देखिए कि स्टोरेज ऑप्शंस, एंड्रॉयड के अंदर कौन कौन से स्टोरेज ऑप्शंस होते हैं। एंड्रॉयड के अंदर एक डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। जैसे एक होता है हमारा, यहाँ पे अभी दिखा नहीं रहा है, कहाँ लेके जा रहा है। जैसे एक हमारा फाइल सिस्टम होता है। ठीक है, फाइल। हाँ जी, मुझे स्क्रीन शो नहीं। हाँ मैं 1 मिनट शेयर कर देता हूँ आपके लिए स्क्रीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये स्टोरेज ऑप्शंस। इंटरनल स्टोरेज ऑप्शंस होता है एंड्रॉयड के अंदर, एक्सटर्नल स्टोरेज ऑप्शन होता है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस होता है और डेटाबेस होता है। तो ये जो ऑप्शंस होते हैं इंटरनल स्टोरेज या एक्सटर्नल स्टोरेज, है ना, ये या शेयर्ड प्रेफरेंसेस या डेटाबेस, ये चारों जो ऑप्शंस होते हैं, ये चारों ऑप्शंस मैंने आपको अभी बताया नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। वैसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, मतलब एक एक घंटे, मतलब समझ लो कि पूरा अगर हम जोड़ ले तो 3-4 घंटे के अंदर सारा टॉपिक ख़त्म हो जाना है। तो ये जितने भी अलग अलग टॉपिक्स हैं, ये स्टोरेज के जितने भी मीडिया हैं, ये सारे मीडिया जो आपके डेटा को स्टोर करते हैं वो आपके मोबाइल फ़ोन में ही करते हैं, है ना। अगर हम इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो इंटरनल स्टोरेज डेटा को रखता है, लेकिन इंटरनल स्टोरेज क्या करता है, जो डेटा को संभाल के रखता है। श्याम म्यूट कर लो अपने आप को। इंटरनल स्टोरेज जो डेटा को संभाल के रखता है, जब इंटरनल स्टोरेज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आपने जावा के अंदर फाइल हैंडलिंग पढ़ी है, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। तो बिल्कुल वही वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, है कि मतलब आपके फ़ोन के अंदर एक फाइल बन जाएगा और रैंडम डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है। और वो डेटा आपके इंटरनल मेमोरी को यूज़ करेगा। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन होते हैं ना, 3 GB, 32 GB, 4 GB, 64 GB। तो 64 GB या 32 GB जो हम बोलते हैं स्पेस हमारे मोबाइल फ़ोन में होता है, उसमें जाके स्टोर होता है। लेकिन जो एक्सटर्नल स्टोरेज होता है वो हमारे फ़ोन के एक्सटर्नल SD कार्ड जो हमारे फ़ोन में लगा होता है उसमें जाके राइट कर देता है। लॉजिक वही होता है। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन सा इंटरनल स्टोरेज, सॉरी कौन सा स्टोरेज ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए, तो आप बोलोगे कि सर हमें डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। जैसे सपोज करो कि हमारे पास रैंडम डेटा है, जिगजैग डेटा है, जिस डेटा पे हमें मतलब ऐसा नहीं है कि उस पर्टिकुलर डेटा को कहीं के फंक्शनल वे में हमें संभाल के रखना है, तो आप उस केस में इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज प्रेफर कर सकते हो। तो रैंडम डेटा आप यहाँ पे एडहॉक डेटा आप संभाल के रख सकते हो। ठीक है। लेकिन सम टाइम आपको ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, आपका डेटा होता है, की वैल्यू पेयर में रखना चाहते हैं। समझ में आ रहा है?
आप अपना डेटा किस फॉर्म में रखना चाहते हैं, की वैल्यू पेयर में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब आप किसी भी ऐप को लॉगिन करते हो, जैसे आपने पेटीएम लॉगिन करा तो आप देखते हो एक बार लॉगिन कर लेते हो तो हमेशा के लिए लॉगिन रहता है। तो वो आपका जो यूज़र नेम पासवर्ड है, एक यूज़र नेम हो गया आपकी, पासवर्ड उसका वैल्यू हो गया, है ना। तो एक यूज़र नेम के करस्पॉन्डिंग उसका पासवर्ड या की और वैल्यू ऐसी बहुत सारे हो सकती हैं, वो कहाँ स्टोर होती हैं, वो होती हैं आपके शेयर्ड प्रेफरेंसेस के। तो जब आप ऐप बनाओगे, हम एक ई कॉमर्स, आपसे मैंने भी यहाँ पे डिस्कस किया भी है कि हम एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन यहाँ से लेके चलेंगे और उस पर्टिकुलर ई कॉमर्स एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है ना। तो जब हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाएंगे और वहाँ पे हमें किसी लॉगिन की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ शेयर्ड प्रेफरेंस भी वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। क्लियर है। तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस वो होता है। बाकी अगर हम डेटाबेस की बात करो तो डेटाबेस वही एसक्यूएल डेटाबेस ही है बेसिकली। ये भी आपके फ़ोन के अंदर ही डेटा संभाल के रखता है। ये स्ट्रक्चर डेटा होता है ना, जैसे हम एसक्यूएल लिखते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, उस तरह से स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यहाँ पे हम लिख सकते हैं। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे ये जो चारों ऑप्शंस है, चाहे वो इंटरनल स्टोरेज है, चाहे एक्सटर्नल स्टोरेज है, शेयर प्रेफरेंसेस या डेटाबेस, ये सबके सब जो ऑप्शंस है वो आपके फ़ोन के अंदर ही आपका डेटा संभाल के रखते हैं। तो मैं फ्लिपकार्ट वाली ऐप की बात कर रहा था, उस ऐप में जो डेटा था वो डेटा कहाँ पे आता है, वो डेटा सर्वर से उठ के आता है। एक्चुअली डेटा सर्वर से उठ के नहीं आता, सर्वर से रिलेटेड होता है, सर्वर के ऊपर, है ना, APIs होती हैं, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती हैं, और वो क्या करती हैं, डेटाबेस से डेटा लेके आती हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर सेशन में हमें पढ़ने का क्या हम पढ़ेंगे, अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। हमारा पर्पज़ है कि हम सर्वर से कनेक्टिविटी करें और सर्वर से डेटा लेके आएँ, ठीक है ना। तो सर्वर साइड के इसके लिए तो फिर आपको एंड्रॉयड वाला जो फ्रंट एंड का चीज़ है वो अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना पड़ेगा और आपको सीधे सर्वर साइड पे मूव करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, इसको थोड़ा सीखना है, अच्छे से समझना है। तो अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारा एसक्यूएल डेटाबेस है या हमारा शेयर प्रेफरेंस या इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज है, हम इसको क्यों प्रेफर नहीं कर रहे हैं, हम सर्वर क्यों प्रेफर कर रहे हैं। मोबाइल में होता है, मोबाइल में डेटा कभी लॉस भी हो सकता है, ऐसा भी होता है मोबाइल में कभी डेटा लॉस हो जाए, है ना। अगर मान लीजिए कि हमारी ऐप हमने अनइंस्टॉल कर दिया तो हमारा डेटा ख़त्म हो गया। जैसे हमने कोई एक ऐसी ऐप बनाई है, जैसे अपने कॉलेज की ऐप बनाई है जिसमें सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स वहाँ पे लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो हर बंदा लॉगिन करेगा, रजिस्टर करेगा, तो उसका डेटा तो उसके फ़ोन में ही रह जाएगा ना, उसका डेटा सेंट्रलाइज कहाँ हो पाएगा, है ना, ऑनलाइन तो नहीं रह पाएगा। तो उसी लिए हम यहाँ पे वेब सर्विसेज यूज़ करेंगे, सर्वर साइड का जो APIs हैं वो पहले डिज़ाइन करेंगे। तो ओवरऑल हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है वो अभी यहाँ पे डिस्कस करना है, वेब सर्विसेज कैसे बनाएंगे, ठीक है। वेब सर्विसेज, अब वेब सर्विसेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वेब सर्विसेज की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि भैया वेब सर्विसेज की ज़रूरत यहाँ पे क्यों है, क्या पर्पज़ है इसको बनाने का। देखिए, ये मान लीजिए कि आपका मोबाइल ऐप है, ठीक है ना, ये मोबाइल ऐप है और यहाँ पे आपने क्या करा, ये हमारा मोबाइल ऐप, ठीक। इस पर्टिकुलर मोबाइल ऐप में आपको चाहिए डेटा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ यहाँ पे बहुत सारा डेटा लेके आऊँ, प्रोडक्ट की डिटेल दिखाऊँ, जैसे पेटीएम में आता है, जैसे फ्लिपकार्ट में आता है, ठीक है। अब डेटा जो होता है, डेटा का एक्चुअल जो मीडिया स्टोर करने का, वो मोबाइल फ़ोन में रखोगे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो लिमिटेड होता है, जिस फ़ोन में रखोगे वहीं पे रह जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो यहाँ न रह के कोई हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हो, यहाँ पे एक डेटाबेस हो, ठीक है। यहाँ पे हम एक बनाएंगे डेटाबेस, ठीक है, ये हमारा DB होगा। और आजकल के जो DB होते हैं वो हमारे RDBMS होते हैं, है ना, ODBMS होते हैं। डेटाबेस की अलग अलग कैटेगरी होती है, एक होता है DBMS, एक होता है RDBMS, एक होता है ODBMS, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो डेटाबेस बहुत सारे होते हैं, जैसे डेटाबेस MySQL होता है, डेटाबेस Oracle होता है, ये सब डेटाबेस हैं। डेटाबेस मतलब जो डेटा को संभाल के रखे। तो हम चाहते हैं मोबाइल ऐप का जो डेटा है वो इस थर्ड पार्टी डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाए, और एक्चुअली ऐसे ही होता है, जो रियल एप्लीकेशन चलती है ना वो ऐसे ही काम करती हैं। तो फिर क्या करना होगा, तो फिर इसके लिए क्या करना होगा, बीच में यहाँ पे इस जगह पे एक सर्वर इन्वॉल्व होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे बीच में एक सर्वर हम रखेंगे,
ठीक है, कोई एक सर्वर होगा, आपने सुना होगा कि भाई आज फ्लिपकार्ट का सर्वर बंद हो गया है, पेटीएम का सर्वर नहीं काम कर रहा है, तो वहाँ पे भी ऐसे सर्वर होते हैं। अब ये जो सर्वर है, ध्यान से समझिएगा बात, मोबाइल ऐप से हम चाहते हैं कि हमारा डेटा सर्वर के थ्रू होते हुए डेटाबेस में पहुंच जाए, हम ये चाहते हैं, है ना। लेकिन क्या सर्वर के पास इतनी काबिलियत होती है कि आप मोबाइल ऐप का डेटा उठा के वो डेटाबेस में स्टोर कर देगा, या डेटाबेस से डेटा सर्वर से फिर से मोबाइल ऐप में ला देगा? ऐसा होता है? चाहे आप कुछ भी करो, चाहे लॉगिन करो, रजिस्ट्रेशन करो, या आप यहाँ से प्रोडक्ट फेच करके लाओ, ऐसा हो सकता है क्या? देखो सर्वर क्या होता है, पहले ये बताओ, सर्वर जानते हो? व्हाट इज सर्वर? अच्छा मुझे एक बात बताइए, चलिए एक एग्जांपल के तौर पे और समझते हैं, कि और एग्जांपल समझते हैं। ये तो मोबाइल एप्लीकेशन हो गई। अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें, फ्लिपकार्ट की ऐप की बात करें, तो फ्लिपकार्ट की मोबाइल ऐप और उसका जो वेबसाइट होता है ना, वेब ऐप, वेब ब्राउज़र, जो ब्राउज़र से आप चलाते हो, ठीक है ना, तो उसका जो वेबसाइट होता है और उसका जो ऐप होता है, उन दोनों में डेटा एक ही दिखाता है या अलग अलग दिखाता है? एक ही डेटा होता है। तो कहीं ना कहीं पता है आपको, ये दोनों मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन दोनों है ना, लिंक होते हैं एक ही सर्वर से। समझ में आ रहा है? ये एक ही सर्वर से सिंक होते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन या उसकी वेब एप्लीकेशन, सर्वर एक ही है उनका। देखो अगर हम जब भी किसी भी ब्राउज़र को ओपन करके, जैसे ये ब्राउज़र है, और यहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे ये हमारा ब्राउज़र है, हमने यहाँ से लिखा www.facebook.com, तो ब्राउज़र से जब भी हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो ब्राउज़र को हम एक क्लाइंट बोलते हैं। तो अगर हम ब्राउज़र को एक क्लाइंट बोलते हैं और ब्राउज़र के थ्रू सारी चीज़ें एक्सेस करते हैं, तो अगर हम एंड्रॉयड ऐप की बात करें, तो एंड्रॉयड ऐप में भी, एंड्रॉयड ऐप को, जो हम एंड्रॉयड ऐप चला रहे हैं, उसको भी हम एक क्लाइंट बोल सकते हैं। तो एक्चुअली एंड्रॉयड कुछ नहीं है, एक क्लाइंट ही है। अच्छा, तो जब भी हम ब्राउज़र से रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो रिक्वेस्ट हमेशा सर्वर पे ही जाता है। जैसे हमने ब्राउज़र पे रिक्वेस्ट भेजी, तो रिक्वेस्ट कहाँ गया होगा? सर्वर पे गया होगा। और सर्वर पे चूंकि यहाँ पे ये पेज पड़ा हुआ था, तो उसने इस पर्टिकुलर पेज को रिस्पॉन्स में आपको दे दिया, ठीक है। सर्वर नाम से स्पष्ट है, सर्वर एक सर्व करता है, सर्व करने वाला कंसेप्ट है। ये है क्या? बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। सर्वर क्या है? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सर्वर, तो सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर। किस टाइप का सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 3 टाइप का होता है, सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, आपको पता होना चाहिए। तो सर्वर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये मेरा कंप्यूटर मशीन है, इस मशीन पे मैंने सपोज करो एक सर्वर इंस्टॉल कर दिया। जैसे मान लो अपाचे टॉमकैट मैंने इंस्टॉल कर दिया, तो जैसे मैंने अपाचे टॉमकैट अपने मशीन पे इंस्टॉल किया, तो मैं बोल सकता हूँ मेरी मशीन पे सर्वर चल रहा है। एक्चुअली कुछ होता नहीं है, होता ये है कि ये जो फेसबुक है, या ये इनका भी, ये जो डेवलपर्स का अकाउंट चल रहा है, इनका भी अकाउंट है। इन सारे अकाउंट्स का एक कहीं ना कहीं सर्वर होगा, ठीक है, और वो सर्वर किसी मशीन में इंस्टॉल्ड होगा, और उस पर्टिकुलर मशीन में एप्लीकेशन, जो हमारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जो ये पेजेस हैं, ये बना के कहीं रखे गए होंगे। और जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर सर्वर से ये डोमेन नेम पॉइंट होता है, तो वहाँ से वो हमें रिस्पॉन्स दे देता है। यही सर्वर होता है और कुछ नहीं, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो हमें सर्व करता है। बात खत्म। सर्वर की कैटेगरी होती है, एक एप्लीकेशन सर्वर होता है, एक वेब सर्वर होता है। जैसे अगर जावा के अंदर बात करें, तो बहुत सारे सर्वर होते हैं। जावा के अंदर सर्वर होते हैं, जैसे अपाचे टॉमकैट के बारे में आपने सुना होगा, वेबलॉजिक सर्वर सुना होगा, जेबॉस होता है, ग्लासफिश होता है, ये सब जावा के अंदर बने बनाए सर्वर्स होते हैं। और अगर हम बात करें आपके .NET या PHP की बात करें, तो वहाँ पे भी सर्वर होते हैं। PHP में जैसे वैम्प सर्वर होता है, जैम सर्वर होता है, और .NET के अंदर IIS सर्वर होता है। हर लैंग्वेज के अंदर सर्वर होता है। और जब भी कोई मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन से आप रिक्वेस्ट भेजते हो, तो रिक्वेस्ट सबसे पहले जाता है सर्वर पे। अब सर्वर जो होता है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, सर्वर डिपेंड करता है कि किस टेक्नोलॉजी में आप यूज कर रहे हो। आप जावा यूज कर रहे हो तो जावा का सर्वर होगा, .NET यूज कर रहे हो तो .NET का होगा। तो कोई भी सर्वर यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये हो गया, एक मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन में PHP वाले बंदे की भी जरूरत पड़ती है, लोग कहते हैं .NET वाले बंदे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे जो सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग लिखी जाती है, PHP वाला बंदा PHP में लिखता है, और जो .NET वाला बंदा है वो .NET में लिखता है। क्लियर है? और जावा का बंदा जावा में लिखता है।
तो मान लो किसी ऐप मोबाइल एप्लीकेशन और ब्राउज़र से आपने रिक्वेस्ट भेजा, यहाँ से रिक्वेस्ट कहाँ गई, सर्वर पे। अब सर्वर पे जो रिक्वेस्ट गई, क्या सर्वर के पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो आपके लिए डेटाबेस से कनेक्शन करके फिर रिस्पॉन्स दे दे? नहीं होती है। तो सर्वर के अंदर क्या करा जाता है, सर्वर के अंदर प्रोग्रामिंग करी जाती है, सर्वर के अंदर प्रोग्राम लिखे जाते हैं, और जो सर्वर के अंदर प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं सर्वर साइड प्रोग्राम। समझ आ रहा है? तो प्रोग्रामिंग दो तरह से होती है, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। एंड्रॉयड ऐप जो आप बना रहे हो अभी, ये क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग हो गई एक तरह से। समझ आ रहा है? HTML क्लाइंट साइड, CSS क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग हो गई। वो ब्राउज़र पे ही मतलब उनका एग्जीक्यूशन होता है। मोबाइल एप्लीकेशन में जो भी चीज़ें आप बना रहे हो वो मोबाइल ऐप पे ही तो चलता है, वो सर्वर पे तो जाकर रन नहीं होता है ना। तो वो क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग हो गई। अच्छा, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करके, अच्छा सर्वर साइड प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस होती हैं वही नॉर्मल लैंग्वेज, चाहे वो जावा है, चाहे .NET है, चाहे PHP है, हर लैंग्वेज सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। जावा के अंदर होता है सर्वलेट JSP, .NEट के अंदर होता है ASP, है ना, और PHP के अंदर होता है PHP। तो ये सब सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, है ना। इनको क्या करा जाता है, इनके प्रोग्राम्स को बना के सर्वर में डाल दिया जाता है ना, और उन प्रोग्राम में डेटाबेस से कनेक्शन का लॉजिक लिख दिया जाता है। फिर वो क्या करते हैं, आपसे डेटाबेस से डेटा ले आते हैं और फिर आपको रिस्पॉन्स मोबाइल एप्लीकेशन में दे देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एंड्रॉयड में इसकी क्या ज़रूरत है, यहाँ पे हम क्यों इसे पढ़ रहे हैं। हम मान लो फ्लिपकार्ट जैसी ऐप बनाना चाहते हैं, मान लो हम पेटीएम जैसी ऐप बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब हम लॉगिन करें, जब हम रजिस्ट्रेशन करें, तो हमारा डेटा हमारे फ़ोन में ही जाके स्टोर ना हो, हमारा डेटा किसी एक्सटर्नल डेटाबेस में जाके स्टोर हो, MySQL में हो, ओरेकल के अंदर हो। तो ऐसा करने के लिए भाई आपको सर्वर का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग यूज करनी पड़ेगी। अच्छा, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग यूज करके आप कनेक्शन कर सकते हो, बट वो स्टैंडर्ड नहीं माना जाता है। स्टैंडर्ड क्यों? क्योंकि जैसे सपोज करो कि मैंने सर्वर साइड प्रोग्रामिंग जावा में करी, तो अब तो वो जावा के लिए लिमिटेड हो गया। मैंने PHP के लिए किया तो PHP के लिए लिमिटेड हो गया, है ना। तो एक कंसेप्ट होता है सर्वर पे और लिखा जाता है जिसको हम बोलते हैं वेब सर्विस। क्या बोलते हैं? वेब सर्विस। पता है, ये जो वेब सर्विस होती है और सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये भी सर्वर साइड के ही प्रोग्राम होते हैं, वेब सर्विसेज भी सर्वर पे चलने वाले ही प्रोग्राम होते हैं, सर्वर साइड ही प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ये इंटरऑपरेबल होते हैं। इंटरऑपरेबल का मतलब जानते हो? इंटरऑपरेबल का मतलब, जैसे सपोज करो आपने जावा के JSP में, जावा के अंदर JSP में कोई पेज बनाया है ना, तो जावा के JSP में अगर कोई पेज बनाते हो या सर्वलेट में कोई पेज बनाते हो, तो उसको जावा ही एक्सेस कर सकता है। अगर आपने कभी नहीं बनाया है तो बनाइएगा, कहो तो मैं आपको बना भी दिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सपोज करो कि आपने एक HTML के अंदर फॉर्म बनाया और आप चाहते हो HTML फॉर्म का डेटा MySQL में चला जाए, तो इसके लिए आपको जावा में सर्वलेट JSP का कंसेप्ट होता है। सर्वलेट JSP के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सर्वर साइड पे प्रोग्राम लिख दोगे, फिर वो प्रोग्राम क्या करेगा, आपका डेटाबेस से इंटरेक्शन करेगा और डेटाबेस में जाके डेटा स्टोर कर देगा। लेकिन वो सर्वलेट JSP केवल जावा वाले बंदे के लिए है। क्या वो सर्वर साइड के प्रोग्राम को PHP वाला बंदा कॉल कर सकता है? .NET वाला बंदा कॉल कर सकता है? नहीं ना। तो हमें ऐसा कोई प्रोग्राम चाहिए जो इंटरऑपरेबल हो, जिसको एक लैंग्वेज में लिखा जाए और कोई भी लैंग्वेज उसे कॉल कर ले। दैट इज कॉल्ड वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज means a kind of services which is running on a server and that can be accessible by n number of languages। जैसे मैं आपसे बता रहा था कि फ्लिपकार्ट की मोबाइल ऐप, उसका वेब सर्वर, वेबसाइट एक ही सर्वर से लिंक होगा। तो पता है वो एक ही सर्वर से अगर लिंक होगा, तो मान लो वेबसाइट बनाई गई है रिएक्ट नेटिव में या बनाई गई है PHP में, और एंड्रॉयड एप्लीकेशन तो एक अलग चीज़ हो गई, वो समझ लो जावा या कोटलिन से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और आपकी जो सर्वर साइड पे लॉजिक लिख दी गई, वो लिख दी गई .NET में, है ना। तो क्या ये दोनों लोग उसे एक्सेस कर पाएंगे? ये तभी लिख कर एक्सेस कर पाएंगे जब वो लॉजिक नॉर्मल सर्विसेज ना होके वेब सर्विस रहे, मतलब नॉर्मल सर्वर साइड प्रोग्राम ना होके एक वेब सर्विसेज बनाया जाए। तो देखो, ध्यान से मेरी बात समझना, जब आप सर्वर साइड के अंदर जा रहे हो और सर्वर साइड की चीज़ों को समझ रहे हो, तो दो चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़ ये ज़रूरी है कि आप ये समझ लो कि मैं चाहूँ तो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन का कनेक्शन सर्वर से कर दूं और सर्वर में सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग करके डेटाबेस से डेटा स्टोर करा सकता हूं, फेच करा सकता हूं, लेकिन वो रिकमेंडेड अप्रोच नहीं।
हमेशा और हमेशा जब सर्वर साइड से कम्युनिकेशन कराना होता है तो आजकल वेब सर्विसेज बनते हैं, ना कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। तो कहने का मतलब है, आप ऐसा बोल सकते हो कि सर्वलेट जेएसपी या एएसपी या पीएचपी, ये अलग अलग 3 टेक्नोलॉजी, सर्वलेट जेएसपी जावा की टेक्नोलॉजी, और एएसपी जो है आपका डॉटनेट की टेक्नोलॉजी, पीएचपी की टेक्नोलॉजी। ये जो पेजेस होते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, इनका यूज़ उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए ही होता है जहाँ पे ये यूज करे जा रहे हैं। जैसे अगर सपोज करो डॉटनेट वाले क्या करना चाहते हैं, उनके अपने पेज का कनेक्शन एएसपी से करना चाहते हैं, तो एएसपी पेजेस ही यूज करेंगे, पीएचपी वाले पीएचपी यूज करेंगे, जावा वाले सर्वर जेएसपी यूज करेंगे। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनकी लैंग्वेज, उनका प्रोग्राम इंटर ऑपरेबल हो, तो नहीं हो सकता, तो उसके लिए वेब सर्विसेज बनाना पड़ेगा। तो वेब सर्विसेज एक काइंड ऑफ सर्वर साइड प्रोग्राम ही होता है ना, ये काइंड ऑफ सर्वर साइड प्रोग्राम होता है। एक ऐसा सर्वर साइड प्रोग्राम होता है जिस सर्वर साइड प्रोग्राम का सबसे बड़ा क्वालिटी होता है कि ये इंटर ऑपरेबल होता है। अगर वेब सर्विस जावा में बना के रख दी गई तो उसको मोबाइल ऐप, जैसे मान लो वेब सर्विस बना दी गई पीएचपी में, तो वो यहाँ पे भी एक्सेस हो जाएगा, मोबाइल ऐप में भी और वेबसाइट में भी। बताओ ये सही रहेगा ना। अगर आपको ये डॉटनेट बना के रख दिया जाए तो डॉटनेट वाली वेब सर्विस को जावा भी कॉल कर सकती है, पीएचपी भी कॉल कर सकती है, कोई और टेक्नोलॉजी भी कॉल कर सकती है, आईओएस भी कॉल कर सकता है। तो वेब सर्विस इज अ काइंड ऑफ सर्वर साइड प्रोग्राम विच इज रनिंग ऑन अ सर्वर and it have a facility to communicate to each different kind of languages. This kind of program is interoperable. There are 2 categories of web services. One is SOAP services, another is RESTful services. Web services 2 टाइप के होते हैं, एक SOAP सर्विस होता है, एक RESTful सर्विस होता है। क्लियर? पहले ये बताओ, वेब सर्विसेज क्लियर हो गया? हाँ जी, आप लोगों को? जी सर, जी सर। तो जो वेब सर्विसेज हैं ये किस में बनते हैं? क्या जावा में ही बनते हैं? क्या डॉटनेट में बनते हैं? क्या पीएचपी में बनते हैं? नहीं, ये हर लैंग्वेज में बनते हैं। देखो, जैसे हर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग हर लैंग्वेज में होती है, ऐसे वेब सर्विसेज भी हर लैंग्वेज में बनते हैं। हर लैंग्वेज अपनी वेब सर्विसेज बना सकते हैं, हर लैंग्वेज पे सर्विस बना के, और हर लैंग्वेज में वो कॉल भी कराए जा सकते हैं। वेब सर्विसेज की क्वालिटी होती है। आपने कहा सर कैसे? अगर मैंने वेब सर्विस बनाया जावा में और वो पीएचपी कॉल कर लेगा, कैसे पॉसिबल होगा? जो यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट तो आएगी पीएचपी में, रिस्पांस किस फॉर्म में जाएगा? रिस्पांस तो ऐसा जाना चाहिए ना जो हर लैंग्वेज यूज कर ले, इंटरऑपरेबल हो। ठीक है, तो वेब सर्विस जो प्रोग्राम बनाया जाता है उसके ऊपर लेयर चढ़ाया जाता है एक्सएमएल का। तो आपको पता है कि एक्सएमएल एक ऐसी काइंड ऑफ लैंग्वेज होती है जो इंटरऑपरेबल होती है। अगर किसी भी प्रोग्राम के ऊपर एक्सएमएल का लेयर लगा दोगे ना, तो वो हर लैंग्वेज में कॉल करा ली जाएगी। लेकिन एक्सएमएल में अगर कोई रिस्पांस दिया जाएगा तो उसको पार्स करना, उसको रीड करना थोड़ा टफ होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए एक्सएमएल को रिप्लेस करके एक्सएमएल से स्टैंडर्ड तरीका होता है जेएसएन, JSON। समझ में आ रहा है? तो जेएसएन में रिस्पांस जाएगा। अब जेएसएन हर लैंग्वेज जानती है, वो भी एक काइंड ऑफ इंटरऑपरेबल एक्सचेंज लैंग्वेज हो गई, है ना, जो हर जगह कम्युनिकेशन कर सकती है। ऐसा डेटा होता है जो हर लैंग्वेज जानती है। जेएसएन पीएचपी में भी होता है, जेएसएन को यूज या पार्स इजी होता है करना हर लैंग्वेज में, पीएचपी में भी, डॉटनेट में भी और जावा में भी, कहीं पे भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जब हम वेब सर्विस बनाएंगे ना, तो उस वेब सर्विस के ऊपर एक लेयर चढ़ाएंगे जेएसएन का, या रिस्पॉन्स जो देंगे हम जेएसएन का देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हम वेब सर्विसेज पढ़ने वाले। अच्छा, वेब सर्विसेज, क्योंकि मैं जावा का बंदा हूँ तो मुझे जावा में ही वेब सर्विस बनाने आती है। जावा में वेब सर्विस कैसे बनते हैं? तो जावा में वेब सर्विस बनाने से पहले क्या सर्वर साइड का कोई प्रोग्राम चलाना आपके लिए ज़रूरी है? एक छोटा सा प्रोग्राम, एटलीस्ट एक सर्वर साइड का प्रोग्राम तो बना लो, एक कोई जेएसपी सर्वलेट बना लो, एक छोटा सा बना लो। ठीक है, तो चलिए वेब सर्विसेज की तरफ आगे मूव करने से पहले सर्विसेज, अच्छा ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमें सर्वर साइड पे प्रोग्राम बनाने आ जाए, सर्विसेज लिखने आ जाए, एपीआई डिज़ाइन। अच्छा, वेब सर्विसेज जब हम बना के रख देंगे सर्वर पे, तो उन्हीं सर्विसेज को ही एपीआईज बोलते हैं। भाई वेब सर्विसेज क्या है? सर्वर साइड के प्रोग्राम होंगे। अब प्रोग्राम एक नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। अब बहुत सारे प्रोग्राम्स को अलग अलग पर्पज़ के लिए होंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए होगा, लॉगिन के लिए होगा, फॉरगेट पासवर्ड के लिए होगा, है ना, अगर मान लो प्रोडक्ट की डिटेल को दिखाने के लिए होगा। तो वो जो अलग अलग सर्विसेज होंगी, जो सर्विसेज की लॉजिक लिखे जाएंगे, वो सर्वर पे डिफरेंट लॉजिक को हम डिफरेंट एपीआईज बोलते हैं। ठीक है ना? तो एपीआईज क्या होता है? एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। पता है ना, किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो बनी बनाई लाइब्रेरीज होते हैं, लॉजिक्स होते हैं, वो लिख के रख दिया जाए तो ये एपीआईज कहलाते हैं। एपीआई का मतलब इनबिल्ट लॉजिक। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो तो रजिस्ट्रेशन का लॉजिक पहले से बना के रखा हुआ है, बस आपको हिट करना है और आप कॉल कर लो, यूज कर लो।
तो एंड्रॉयड जो आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे क्या करोगे, एपीआईज को बस हिट करोगे और उसे यूज करोगे। क्लियर है? तो चलिए एपीआईज बनाते हैं, सर्वर साइड की प्रोग्राम को समझते हैं, बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल ना, प्रैक्टिकली थोड़ा सा मूव करते हैं। देखिए अगर सर्वर साइड पे प्रोग्राम आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जावा के अंदर अगर आप सर्वर साइड प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस लाना होगा। आपको डेटाबेस की तो ज़रूरत पड़ेगी। सॉफ्टवेयर कौन कौन सी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे इक्लिप्स कोई भी आईडी हो, इक्लिप्स हो, नेटबीन्स हो, है ना। और इक्लिप्स आप नेट से डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ से डाउनलोड करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी यहाँ से नहीं, आप यहाँ पे लिखिए इक्लिप्स डाउनलोड, ठीक है। अब सर्वर साइड में इक्लिप्स जब डाउनलोड करने जाएंगे, ये एक आईडी है, जैसे नेटबीन्स है, जैसे आपका एंड्रॉयड स्टूडियो है। तो चूँकि जावा में हम बना रहे हैं तो हम इक्लिप्स यूज करेंगे। डॉटनेट वाले अपना खुद का विजुअल स्टूडियो होता है, वहाँ पे बनाते हैं। पीएचपी के अंदर अपना खुद आईडी होता है, जो भी होता है। अब जावा के अंदर इक्लिप्स तो अलग अलग होते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग टाइप के इक्लिप्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब आप कौन सा इक्लिप्स यहाँ से डाउनलोड करेंगे, आप यहाँ से ऐसे लिख देंगे इक्लिप्स डाउनलोड फॉर जावा डबल ई, जावा इंटरप्राइज के लिए लिखेंगे, है ना। जावा डबल ई के लिए, इंटरप्राइज डेवलपमेंट के लिए आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। देखिए जब आप इक्लिप्स डाउनलोड करने जाएंगे ना तो आपको अलग अलग टाइप के इक्लिप्स मिलेंगे। एक ऐसा भी इक्लिप्स मिलेगा केवल जावा वाला, है ना, तो वो आपको नहीं लाना है, ये जावा डबल ई वाला लेके आना है। यहाँ पे देखिए 6432 अलग अलग मतलब एनवायरनमेंट के लिए है। यहाँ पे पैकेजेस भी होंगे, आप यहाँ पे जाएंगे तो इसके पैकेजेस मिल जाएंगे, डिफरेंट पैकेजेस मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये जो इक्लिप्स है इसमें C++ के लिए है ना। ऐसे ही ये इक्लिप्स है जिसमें आप JSF यूज कर सकते हो, मैवन यूज कर सकते हो, गिट यूज कर सकते हो। फिर जावा आईडी है जिसमें आप गिट क्लाइंट, एक्सएमएल, मैवन, ग्रेडल ये सब यूज कर सकते हो, ठीक है। ये से PHP डेवलपर के लिए है, ठीक है। ऐसे मतलब अलग अलग कह सकते हो। RCP के लिए, RPA के लिए है, अलग अलग पर्पस के लिए इक्लिप्स है। तो कोई भी आप इक्लिप्स लाइए, मेरे पास इक्लिप्स ऑलरेडी यहाँ से डाउनलोड करके, अच्छा इसका एक सेटअप फाइल भी होता है और एक कह सकते हो इंस्टॉलर होता है। नहीं सेटअप तो ये इंस्टॉलर हो गया ना, कह सकते हो जिप फाइल होती है, ठीक है। तो मेरे पास इक्लिप्स का वो जिप फाइल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये देखिए ये देखिए इस तरह से आप जब नेट से डाउनलोड करोगे तो आपको जिप फाइल मिल जाएगा। बस आपको राइट क्लिक कर देना, इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना। जैसे इस इक्लिप्स को आप एक्सट्रैक्ट करोगे यहाँ पे इस तरह से आपका फोल्डर आ जाएगा और यहाँ से इसका ये देखिए ये इस तरह से आपको ये एक्सी फाइल दिख रही है, ये एक्सी फाइल आपको मिल जाएगी। ये मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी है, मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ये लीजिए यहाँ से ऑन कर लेता हूँ, ये इक्लिप्स आईडी है। और याद रहे आपको इक्लिप्स आईडी कौन सा डाउनलोड करना है, जावा डबल ई के लिए, ठीक है। अच्छा जब इक्लिप्स आप यहाँ से चलाते हो तो इक्लिप्स आईडी का ये देखिए ये जो ओपन हो रहा है इसको बोलते हैं वर्क स्पेस, है ना। वर्क स्पेस का मतलब होता है काम करने का एरिया, जहाँ पे आप काम करोगे। सपोज करो इस वर्क स्पेस का नाम सी ड्राइव के अंदर मैंने दे देता हूँ मॉर्निंग बैच, ठीक है, और इसको लॉन्च कर देता हूँ। तो मेरा सी ड्राइव के अंदर मॉर्निंग बैच के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा, एक एरिया बन जाएगा सी ड्राइव के अंदर मॉर्निंग बैच, ठीक है। तो इस एरिया के अंदर ये जाके इक्लिप्स ओपन हो जाएगा। और तो इक्लिप्स आप डाउनलोड कर लेंगे, नहीं अगर डाउनलोड कर पाएंगे तो आप मेरे से ले लीजिएगा,
ये वैसे URL है, यहाँ से आप इक्लिप्स लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो अगला काम क्या करेंगे? अब देखिए, सर्वर साइड प्रोग्राम तो तभी बनेगा ना जब सर्वर साइड प्रोग्राम को बनाने के लिए कहीं ना कहीं सर्वर इन्वॉल्व हो। अगर हम देखिए इस इक्लिप्स की बात करें तो ये जावा डबल ई वाला है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये जावा डबल ई वाला, ई डबल ई मतलब इंटरप्राइज एप्लीकेशन। जावा के 3 कैटेगरी होता है, जावा ऐसी, ऐसी मतलब कोर जावा डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए होता है, और डबल ई जो होता है इंटरप्राइज के लिए होता है। तो ये इंटरप्राइज वाला आप लेके आएंगे, वेब वाला। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? अगला जो काम है, देखिए नॉर्मल प्रोजेक्ट तो बनाने वाले नहीं, हम सर्वर साइड प्रोग्राम बनाने वाले हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं आप सर्वर लेके आएंगे। सर्वर मार्केट में बहुत सारे, अपाचे, टॉमकैट, वेबलॉजिक, ग्लासफिश, जेबॉस, बहुत सारे सर्वर हैं, है ना। अच्छा, और यहाँ आईडी भी कोई जरूरी नहीं इक्लिप्स आप रेफर करो, अगर आपको नेटबीन्स आता है तो नेटबीन्स भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेटबीन्स के अंदर ग्लासफिश सर्वर इनबिल्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप गूगल करिए, और अभी मैं फ़िलहाल कौन सा सर्वर यूज करने वाला हूँ। अच्छा, मैंने आपको सर्वर की कैटेगरी बताई थी, जब यहाँ पे ये चीज़ समझा रहा था तो मैं आपको बताया था सर्वर 2 टाइप का होता है, एक वेब सर्वर होता है, एक एप्लीकेशन सर्वर होता है। तो जो एप्लीकेशन सर्वर होता है उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा फीचर होता है रेदर देन वेब सर्वर। ठीक है ना, तो अपाचे एक कंपनी है, समझिएगा, ये कंपनी अलग अलग सर्वर देती है। अपाचे का वेब सर्वर भी आता है, और अपाचे हमारा टॉमकैट भी आता है, और अपाचे के लिए हमारे पास वैम्प सर्वर भी आता है। अपाचे वैम्प सर्वर बनाती है PHP के लिए। तो फिलहाल आपको अपाचे टॉमकैट डाउनलोड करना है, ये अपाचे टॉमकैट। तो अपाचे टॉमकैट कोई भी वर्जन आप यहाँ से जाके और इसको डाउनलोड करके ले आइएगा। ठीक है, तो जैसे अपाचे टॉमकैट आप 9 इंस्टॉल करना चाहते हो, 9 डाउनलोड करना चाहते हो, तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन ये भी जो आपको डाउनलोड करके देगा, ये भी एक जिप फाइल होगी। जैसे देखो, ध्यान से समझना, कोई भी सॉफ्टवेयर आप जब डाउनलोड करते हो तो उसका 2 फॉर्मेट होता है। एक इंस्टॉलर होता है जो डबल क्लिक करके फिर से इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे जावा है, जावा का JDK आपने नेट से डाउनलोड किया, तो जब JDK आप डाउनलोड करके इंस्टॉल किए थे तो C ड्राइव में फोल्डर बना देता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से आप करो, आप चाहो तो उसका भी एक जिप आता है, उसको ले आओ, एक्सट्रैक्ट कर लो और काम कर लो। जैसे मैंने इक्लिप्स का आपको बताया कि मेरे पास जिप फाइल था, बस मैंने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, और यहाँ पे उसको डबल क्लिक कर लेना है इस पर, या मैं सेंड टू, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे शॉर्टकट यहाँ पे संभाल के रख लिया मैंने। उसी तरह से अपाचे टॉमकैट भी जब आप नेट से डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से आपको जिप फाइल इंस्टॉलर नहीं मिलेगा, जिप मिलेगा। तो वो जिप को आप एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे मेरे पास अपाचे टॉमकैट है और वो मैं कहीं पे यहीं पे रखा हूँ, मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम पे, ये हमारा अपाचे टॉमकैट 9 मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ये एक्सट्रैक्ट करके मैंने रखा हुआ। जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इसी का लोकेशन आप उसको दे देंगे। कैसे करेंगे? चलिए प्रोजेक्ट बनाना सीखते हैं। हम इक्लिप्स के अंदर बेसिकली सर्वर साइड का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, पहला प्रोग्राम। ठीक है ना, और वो सर्वर साइड प्रोग्राम को बनाने का पर्पज़ है कि ताकि हम इक्लिप्स के अंदर ही जाके आगे वेब सर्विसेज बना पाएँ। ठीक है, और वेब सर्विसेज जब हम बनाएंगे तभी हम उसको एंड्रॉयड ऐप में यूज कर पाएंगे, उसको कॉल कर पाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? फाइल में जाके, न्यू में जाके, यहाँ पे देखिए न्यू, अगर आप जावा एप्लीकेशन सिंपल बनाते हो न्यू में जाके, तो वो सिंपल जावा प्रोग्राम होता है, डेस्कटॉप प्रोग्राम होता है। यहाँ पे जावा एप्लीकेशन होता है, कहीं पे अदर में जाके सर्च कर सकते हो। लेकिन जब आप सर्वर साइड प्रोग्राम बनाते हो ना, तो आपको यहाँ पे डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट लेना होता है, या आप मैवन प्रोजेक्ट भी ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट ही लेके चलते हैं, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट का नाम सपोज करो हमने ले लिया फर्स्ट ऐप, ऐसे करके ले लिया। अब देखिए, जब डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बनाते हो और सर्वर साइड के प्रोग्राम बनाते हो तो यहाँ पे आपको सर्वर ऐड ऑन, तो क्लियर है ना? पहले ये बताइए, यहाँ तक क्लियर है? 2 काम आपको करना है। सबसे पहला काम करना है आपको इक्लिप्स नेट से डाउनलोड करना है, दूसरा काम करना है अपाचे टॉमकैट सर्वर डाउनलोड करना है, बस। अब अपाचे टॉमकैट जो नेट से आप डाउनलोड करोगे और जो इक्लिप्स डाउनलोड करोगे वो जिप होगा या इंस्टॉलर होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर जिप होगा तो एक्सट्रैक्ट करके बस यूज कर लेना, इंस्टॉलर होगा तो डबल क्लिक करके उसको चला लेना। जैसे इक्लिप्स मैंने डबल क्लिक करके बस यहाँ पे ओपन कर दिया, और इक्लिप्स डबल क्लिक करके ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद वर्क स्पेस दिया। अब यहाँ पे एक न्यू डायनेमिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं,
फाइल में जाके न्यू डायनामिक प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे देखिए टारगेट रन टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये टारगेट रन टाइम का मतलब आप सर्वर इसके अंदर ऐड ऑन करिए, तो यहाँ से न्यू रन टाइम में जाइए, और जो भी आपका अपाचे टॉमकैट का वर्जन है, जैसे अच्छा आप क्वेश्चन ये है कि अपाचे टॉमकैट क्यों, क्योंकि ये लाइट वेट है, लाइट वेट है, और जब आप कोई सर्विसेज भी बनाओगे, एपीआई बनाओगे, तो कभी इन फ्यूचर इसको होस्ट भी तो करोगे ऑनलाइन। तो जब ऑनलाइन होस्ट करते हो तो मतलब मैक्सिमम जगह यही मिलता है आपको, अपाचे टॉमकैट ही मिलता है। इसकी कॉस्टिंग कम है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है, लाइट वेट के अलावा ओपन सोर्स है। तो मेरे पास यहाँ पे कहाँ पे है, 9 है ना, तो मैं यहाँ से 9 लेके चलूँगा। यहाँ पे मेरे पास 9 आ रहा है ना, 9.0, ये सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से नेक्स्ट करूँगा, और यहाँ से ब्राउज कर लूँगा जहाँ पे वो पड़ा हुआ है। तो किस जगह पड़ा हुआ है, किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, ये हमारा पड़ा हुआ है ई ड्राइव के अंदर, माई सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ से हम जाएंगे ई ड्राइव एंड माई सॉफ्टवेयर यहाँ पे, और यहाँ से जाएंगे हम ये अपाचे टॉमकैट, ठीक है, और इसको बस सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट फोल्डर कर लेंगे एंड फिनिश कर देंगे। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, अच्छा हम चाहें तो प्रोजेक्ट बनाते वक्त जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं प्रोजेक्ट बनाते वक्त ही ऐड करो, अलग भी ऑप्शन होता है, वो बना लेता हूँ तो अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो वेब प्रोजेक्ट का मॉड्यूल वर्जन क्या बता रहा है, 4 बता रहा है। यहाँ पे 2 वर्जन मतलब हैं, स्पेशली 2 है, एक 3 है और एक 4 है, तो आप 2 ही लेके चलो। क्या डिफरेंस होता है अभी मैं यहाँ पे फिनिश करके आपको दिखा देता हूँ। ये लीजिए, ये फिनिश कर दिया। एक्चुअली जो हमारा सर्वर साइड प्रोग्राम होते हैं ना, उनके 2 वर्जन है, एक 2.x रिलीज है और एक 3.x रिलीज है, ठीक है, 4 भी अभी है। तो 2.x वाले रिलीज में यहाँ पे जब ऐप बनाते हो ना, तो एक XML फाइल बन के आती है जिसको बोलते हैं web.xml फाइल। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है काइंड ऑफ, जो हमारी सारी इंफॉर्मेशन, वेब एप्लीकेशन की सारी इंफॉर्मेशन को संभाल के रखती है। हाँ जी, ये कहाँ रिपीट हो रहा है बात? ठीक है, तो अगर आप 3 लोगे ना, तो ये web.xml नहीं बन के आएगा, नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि वहां पे एक नया कंसेप्ट आ चुका है जिसको बोलते हैं एनोटेशन। तो जब आप एक वेब एप्लीकेशन बनाते हो ना, तो उस वेब एप्लीकेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है एप्लीकेशन का। जैसे सर्वलेट का नाम लिखना होता है, सर्वलेट का URL पैटर्न लिखना होता है, सब कुछ लिखना पड़ता है। तो web.xml में क्या होता है, यहीं पे हम लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक 3 वाला भी प्रोजेक्ट बना के दिखाऊं। फाइल में गए, न्यू में गए, और यहाँ से चलेंगे डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम ले लेते हैं सेकंड ऐप, और यहाँ से मैं 3 वाला लेके चलूँगा, फिनिश करूँगा। आप चाहते तो यहाँ जनरेट का ऑप्शन आ रहा था, वहाँ टिक करने के लिए मैं दिखाया नहीं, जल्दी जल्दी क्लिक कर दिया। तो ये देखिए, ये वेब एप्लीकेशन में आपका web.xml नहीं आता है। चाहते भी आ भी सकता था, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो क्यों होता है, वो होता है जब आप सर्वलेट को, अपनी सर्वर साइड प्रोग्राम को एनोटेशन से बनाते हो। एनोटेशन समझते हो आप? एनोटेशन नहीं समझते हो? अरे जब आप इक्लिप्स में, एंड्रॉयड में कहीं भी प्रोजेक्ट बनाते हो, @ के साथ जहाँ लिखा होता है, आपने देखा होगा कहीं कहीं आपके साथ @ ओवरराइड लिखा होता है, ओवरराइड। हाँ, ओवरराइड मेथड, ये एक एनोटेशन होता है जो इंडिकेट करता है कि आपका मेथड कहीं से ओवरराइड होके आया है ना। तो ऐसे ही एनोटेशंस होते हैं जो सर्वलेट को बनाने के लिए होते हैं। तो आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो 3 में एनोटेशंस आ चुका है टोटल। तो फ़िलहाल अभी इसको डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत हमारे पास नहीं है। बना लो, कोई भी प्रोजेक्ट बना लो, इसमें कुछ है नहीं ऐसे।
इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, डिलीट कंटेंट। ये देखिए विंडोज़ के अंदर प्रेफरेंसेस दिख रहा है आपको। प्रेफरेंसेस के अंदर यहाँ पे आपको सर्वर दिख रहा है। सर्वर के अंदर रन टाइम दिख रहा है। यहाँ रन टाइम में जाके ऐड, देखिए मेरा अपाचे टॉमकैट ऐड है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हो नया सर्वर। आपके पास अगर ग्लासफिश है, जेबॉस है, कोई नया सर्वर है तो नया सर्वर यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ से ऐड में जाओगे तो देखो ये दिखने लगेगा। तो मैं आपसे बता रहा था ना कि वहाँ से भी दे सकते हो और अलग से भी ऑप्शन आपके पास है। फिलहाल आपने जो वेब एप्लीकेशन बनाई है ये सक्सेसफुली बन चुका है, आपका सर्वर साइड का प्रोग्राम लिखा गया है। ये पता कैसे चलेगा? अच्छा एक चीज़ और बता दूं आपको, ये जो सर्वर साइड का प्रोग्राम है कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इक्लिप्स में ही बनाओगे, आपको नोटपैड से भी बनवा देंगे। बट तरीका क्या है वो क्या करोगे जान के, आपको पूरा ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना फोल्डर, ये मैनुअली बनाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट बनाना होगा, वेब आइनफ, क्लासेस, लिब, web.xml बनाना होगा, बहुत सारे काम। अब फिर सर्वर में प्रोजेक्ट को, वो पूरा प्रोजेक्ट जो होता है उसको सर्वर में ले आके रन कर देना होगा। और सर्वर में जब किसी प्रोजेक्ट को रन करते हैं उसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट, तो डिप्लॉय कर देना होगा। फिलहाल यहाँ तक तो क्लियर है? हाँ जी, एक्चुअली देखो कमांड प्रॉम्प्ट से उसको नहीं रन करते हैं ना, क्योंकि देखो जावा का सिंपल प्रोग्राम होता है तो कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कर देते हैं। वो सर्वर साइड का प्रोग्राम होगा तो उसको ब्राउज़र पे रन करना होगा। देखो सर्वर साइड के प्रोग्राम को तो ब्राउज़र पे रन करोगे ना, मैनुअली यहाँ से अपाचे टॉमकैट को ऑन करोगे और ऑन करके उसके बाद सर्वर को रन करके वहाँ पे आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, उस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना होगा। कमांड प्रॉम्प्ट से नहीं रन करेंगे। अच्छा ये वेब एप्लीकेशन जो बनाया है इसमें एक HTML फाइल बना लीजिए। वेब कंटेंट पे राइट क्लिक कर लीजिए, न्यू में जाइए, HTML फाइल में जाइए, देखिए HTML फाइल आ रहा है। यहाँ पे बना लीजिए एक index.html, इंडेक्स ही नाम यहाँ पे देना, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर index.html की एंट्री कहीं पे हुई है। कहाँ हुई है मैं आपको दिखा देता हूँ। फिनिश करेंगे तो HTML फाइल बन के आ जाएगा। यहाँ पे हाई लिख दीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिए। ये देखिए अगर आप अपना web.xml ओपन करोगे ना तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेलकम फाइल लिस्ट करके एक टैग है, और वेलकम फाइल लिस्ट टैग नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ से फॉन्ट, कलर एंड फॉन्ट में जाके बेसिक में जाके यहाँ से एडिट कर दे रहा हूँ, बोल्ड 14 नहीं हुआ तो बेसिक में न जाके आप जावा में ही चले जाओ। लेकिन ये जावा में जाओगे तो जावा का ही करेगा ये, बेसिक में ही जाइए और यहाँ से टेक्स्ट फॉन्ट पे जाइए, हल कर लेते हैं। ठीक है, सही है। अगर सपोज करो कि आपने इसका नाम ABCD दे दिया, या सपोज करो आपने इसका नाम रीनेम करके होम दे दिया, तो आपको यहाँ पे इसकी एंट्री यहाँ करनी पड़ेगी, होम, है ना। क्योंकि ये सब वेलकम फाइल ऑलरेडी अगर इतने नाम से बने होंगे, इनको हटा देता हूँ मैं, तो वो पहले चल जाता है। तो मैंने एक वेलकम फाइल लिख दिया कि यहाँ पे आप होम नाम से बनाइएगा, वो पहले चल जाएगा। अच्छा जी, रन करा जाए। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करिए, रन एज में जाइए और यहाँ पे रन ऑन जावा सर्वर करिए। जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे ये सर्वर आएगा, नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर दीजिएगा। अगर आपका सर्वर कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से हो चुका है, आपका इक्लिप्स सक्सेसफुली ओपन हो गया है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो ये प्रोजेक्ट देखिए इस तरह से रन होके आ जाएगा। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, रन एज में जाना है और रन ऑन सर्वर ऐप करना है।
ठीक है। और अगर यहाँ पे एक जगह शायद कॉन्फ़िगरेशन ब्राउज़र के अंदर देखिए, ये देखिए यहाँ पे विंडोज़ के अंदर भी ब्राउज़र आता है और यहाँ लिखा है इंटरनल। अगर आप यहाँ से क्रोम कर दो तो ये एप्लीकेशन भी यहाँ रन नहीं होके आएगा, क्रोम ब्राउज़र में रन होगा डायरेक्ट। देखो क्रोम ब्राउज़र में रन होके आएगा। ठीक है, तो ये आपने एक सिंपल HTML पेज बनाया और उसको यहाँ पे चला लिया। अच्छा, इस HTML पेज की क्या क्वालिटी होती है, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की क्या क्वालिटी होती है कि इस एप्लीकेशन को अगर ये URL मैं आपके लैपटॉप में दे दूं, शेयर कर दूं अपनी IP बस, तो आप इसे यूज कर सकते हो। यूज करना चाहते हो बस किसी भी तरह से मुझे आपका सिस्टम और अपना सिस्टम पिंग कराना है, जिससे मेरा सिस्टम आपके सिस्टम एक दूसरे को जानने पहचानने लगे, रिप्लाई करने लगे। बस पिंग करा दो समहाउ। उसके लिए आपको वायर लगाना होगा या वायरलेस मीडिया लगाना होगा, ये आपकी हेडक है। करा दो। उसके बाद क्या करना है, मेरे सिस्टम की जो IP होगी, जहाँ मेरा लिखा है लोकल होस्ट, बस लोकल होस्ट की जगह पे IP लिखना है और बाकी सब कुछ वही होगा। अगर मैं अपना IP निकाल के आपको दिखा भी दूं तो CMD में आप जाके IP कॉन्फ़िग से मेरी IP यहाँ से देख सकते हो कि ये मेरा IP है 192.168.1.46। बस आपको ये लिखना है और कॉल कर सकते हो आप। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल जो हमने HTML पेज बनाया ये सिंपल समझ लो कि वही चीज़ है जो आप एंड्रॉयड में कर रहे हो। जैसे एंड्रॉयड में क्या करते हो, आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो ना, HTML पेज बना रहे हो, सॉरी लेआउट बना रहे हो ना, XML बना रहे हो ना, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे HTML में हो जाता है। अच्छा, हमें फ़िलहाल बनाना है सर्वलेट या JSP का पेज। तो सर्वलेट या JSP का पेज बनाते कहाँ से, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। यहाँ SRC पे राइट क्लिक करिएगा, न्यू करके यहाँ से आपको क्या बनाना है, सर्वलेट बनाना, JSP बनाना है, जो आपको बनाना है बना लीजिए। सर्वलेट बनाना है तो सर्वलेट पे क्लिक कर दीजिए, पैकेज का नाम दे दीजिए, क्लास का नाम दे दीजिए डेमो। और सर्वलेट अलग अलग टाइप के बनते हैं, HTTP से, सर्वलेट से, जेनरिक से। तो यहाँ पे सर्वलेट को HTTP से एक्सटेंड कर लीजिए, नेक्स्ट करके यहाँ से कर दीजिए फिनिश। ये देखिए आपकी सर्वलेट क्लास यहाँ पे बन के आ जाएगी। ये देखिए आ गई सर्वलेट क्लास, सर्वर साइड का प्रोग्राम आ गया। मतलब ये जावा ही प्रोग्राम होता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा मतलब कह सकते हो कि थोड़ा एडवांस फीचर हो गया नॉर्मल प्रोग्राम से। नॉर्मल प्रोग्राम सर्वर पे नहीं चलता, ये सर्वर पे चलता है, ये डेटाबेस से कनेक्शन कर सकता है। अच्छा, इस सर्वलेट की एंट्री भी हो गई होगी, यहाँ पे देखो, देखो हो गई यहाँ पे एंट्री। जैसे आपके एक्टिविटी बनाते हो तो एक्टिविटी की एंट्री मैनिफेस्ट में हो जाती है कि नहीं हो जाती है, ऐसे वेब एप्लीकेशन की एंट्री कहाँ पे हो जाती है, वेब सर्वलेट की एंट्री web.xml में हो जाती है। और इसका URL पैटर्न क्या हो गया, देखो यहाँ पे डेमो नाम से URL पैटर्न बन गया। क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर सर्वलेट में कोई कोड लिखते हैं, या इसमें कोड ऑलरेडी लिखा भी होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कोड, बस इसको कॉल कर लेते हैं। कॉल कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है, फिर से एप्लीकेशन को रन करिए, रन एज जावा एप्लीकेशन, रीस्टार्ट कर दीजिए सर्वर। देखिए जब आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हो और एप्लीकेशन के XML में अगर चेंज हो गया, web.xml में अभी हुआ या नहीं हुआ, पहले ये बताइए। चेंज हुआ है ना कुछ, आपकी सर्वलेट की एंट्री हुई है, तो आपको एप्लीकेशन को सर्वर को रीस्टार्ट करके फिर से रन करना होता है। अगर केवल HTML में चेंज किया तो रिफ्रेश कर दो, यहीं से हो जाएगा। अब आपको बस यहाँ पे लिखना है स्लैश करके, यहाँ पे लिखना है डेमो। आ गया कि नहीं आ गया सर्वलेट, आपको कोड नहीं लिखना पड़ा, बट आ गया। वो कहाँ से आ गया, वो यहाँ से आ गया, वो यहाँ से आ गया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था ना, ये देखो ये लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे भी मैं अगर कुछ चेंज करूँगा तो बस सेव कर दूँगा और कुछ नहीं करूँगा, है ना। XML में थोड़ी ना कुछ चेंज किया है,
रिफ्रेश कर दिया। अब आप चाहते हो कि नहीं आपका ऐप चलाओ, वहाँ पे लिंक बना हो और वो अपने आप कॉल हो जाए, तो ऐसा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक एंकर टैग लगा लो HTML के अंदर। यहाँ पे लिख लो आप AHREF इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लीजिए डेमो, क्योंकि डेमो नाम से वो हमारा हाई वो बना हुआ था, और यहाँ पे लिख दीजिए क्लिक, एंकर टैग को बंद कर दीजिए। अब आप एप्लीकेशन को रन करोगे तो आपका HTML पेज रन होके आएगा, जहाँ पे एक क्लिक के नाम से क्या बन के आ जाएगा, लिंक, और लिंक पे क्लिक करोगे आपका सर्वलेट कॉल हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया ना लिंक, क्लिक करा, सर्वलेट कॉल हो। अच्छा, सर्वलेट के अंदर अब देखो, इसके लिए भाई अगर सर्वलेट टॉपिक पढ़ने बैठ जाएंगे तो 1 महीना सर्वलेट पढ़ने के लिए चाहिए पूरा, है ना। JSP पढ़ने बैठ जाएं तो JSP है, जिस तरह से ऐसे सर्वलेट होता है ऐसे JSP पेजेस भी बनते हैं ना। हमें सर्वलेट पढ़ना है ना हमें JSP पढ़ना है, हमें बनाना है वेब सर्विसेज, ठीक है ना। तो चूंकि वेब सर्विसेज बनाने के लिए, अच्छा ये सर्वलेट के प्रोग्राम मैं आपसे वही बता रहा था, सर्वर साइड प्रोग्राम है ये सर्वलेट। और JSP पेजेस कैसे बनते हैं वो भी बता देता हूँ। वेब कंटेंट पे राइट क्लिक करो, न्यू करके यहाँ से बना लो JSP, और JSP सपोज करो कि मैंने इसका नाम, चलो न्यू फाइल डॉट JSP रहने देते हैं, और यहाँ JSP में से ये HTML की तरह होता है, यहाँ पे स्क्रिप्टलेट टैग होता है, वो मैंने लगा दिया, और यहाँ पे लगा के मैंने क्या कर लिया, से मैंने out.println के अंदर यहाँ पे लिख दिया हेलो हाय, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। और ये जो होम था जहाँ पे आपने डेमो लिखा था, इसको हटा के क्या लिख दीजिए, न्यू फाइल डॉट JSP, ठीक है। अब आप इस प्रोजेक्ट को रन करोगे तो आपकी JSP पेज रन होके आ जाएगी। आप मैनुअली भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इस तरह से JSP पेजेस बनते हैं। देखो क्लिक किया, आ गया ना हाय, देखो यहाँ पे लिखा आ गया न्यू फाइल डॉट JSP चली है। और आप चाहो तो मैनुअली भी लिख दो यहीं पे, अगर आप डेमो यहाँ पे लिख दोगे तो डेमो सर्वलेट कॉल हो जाएगा, और यहाँ पे लिख दोगे न्यू फाइल डॉट JSP, न्यू फाइल डॉट JSP कॉल हो जाएगा। पता है, एक वेब एप्लीकेशन जब बनती है तो सारी डिज़ाइनिंग का काम जो होता है इसी HTML पेज पे होता है, और जो सर्वर साइड के लॉजिक होते हैं वो आपके सर्वर या JSP पे लिखे जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताया सर्वर या JSP में जो लॉजिक होते हैं वो इंटरऑपरेबल नहीं होते हैं। वो लॉजिक जो एक लैंग्वेज में बना के रख दिए जाते हैं, उसको हर मतलब टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकती है। जावा में बनी है तो जावा यूज़ कर सकती है, .NET में नहीं यूज करी जा सकती है, PHP में नहीं यूज करी जा सकती है। लेकिन जो वेब सर्विसेज होते हैं जो सर्वर पे बनते हैं, उसको एक टेक्नोलॉजी में बनाओ और किसी भी टेक्नोलॉजी में उसे एक्सेस कर लो, इंटरऑपरेबल, ठीक है। ऊपर से तो नहीं जा रहा है कुछ। तो अब अगर यहाँ पे आ जाते हैं हम क्या करने वाले हैं, अभी हमारा पर्पस क्या है कि सबसे पहले आप क्या कर लो, ये फर्स्ट एप्लीकेशन इसलिए आपको बनवाया ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपका सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से हो चुका है, आपकी सर्वलेट बन के आ चुकी है, आपकी JSP बन के आ चुकी है। तो मतलब आपका ये सब कुछ सही चल रहा है, सेटअप प्रॉपर रेडी है। बस आपको वेब सर्विसेज बनाने के लिए अगला कदम यहाँ पे चलना है कि आगे का क्या कदम होगा। यहाँ तक अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो बताइए।